टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे सत्ता के महासमर की, और सत्ता के महासमर में आरक्षण और संविधान बदलने की बात इस वक्त नेताओं के हर मन से सिर चढ़ करके बोल रही है। एक पार्टी को सफाई देनी पड़ रही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, और दूसरी पार्टी, जब विपक्ष का ये आरोप है लगातार कि 400 पार का मतलब यही है कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब जुड़े हुए हैं, राजीव जैन साहब जुड़े हुए हैं, और प्रमोद वशिष्ठ साहब। खैर, लेकिन आरक्षण की जो अवधारणा है वो कितना लाई गई थी, लेकिन फिलहाल जो मुझे दिखाई देता है लेकिन बड़ी वजह की फसल काटना, कुछ भी कहे, लेकिन इस आरक्षण की ये हमारी गारंटी है। और दूसरा तबका है उसी आरक्षित वर्ग को ये कह करके अपनी ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने वोट दिया तो आपका आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा। ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा, सर क्या लगता है आपको कि इसकी महज अभी जो चर्चा है ये कि सियासी मायने ये बेवजह का एक ऐसा मुद्दा है जिसपे कोई हाथ नहीं, ना कोई आरक्षण खत्म कर सकता, ना संविधान खत्म किया जा सकता। ये आवाज चलिए राजीव जी। जी जी ओम जी। सत्ताधारी दल के खिलाफ इस तरीके का सिलसिला विपक्षी दल लगातार बना रहे हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन कहिए या दूसरी पार्टी कहिए, वो लोग कह रहे हैं कि सब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अगर पुनः सत्ता में आ गया तो उसके बाद में संविधान में बदलाव होगा, और एक ऐसा संविधान, ऐसे संविधान को महत्व देना चाहते हैं जिसमें वन नेशन की फीलिंग हो टोटल। ये जो विभिन्नताओं वाला जो संविधान है, जो सारे वर्गों को और सारे जातियों को, सारे वर्णों को संतुष्ट करने का जो सिलसिला बनाया है बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो उस तरीके से चल नहीं सकता। लेकिन इसका तुरंत ऐसी बातें जब चल रही थी तभी जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने और भागवत साहब ने बोलना प्रारंभ किया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो बाकी सदस्य हैं, जैसे कर्नाटक से कुछ राजनेता है वो बोलते हैं, कहीं और से कुछ बोलते हैं, तो इससे एक धारणा बनने लगी है कि शायद अगर यही गठबंधन अगर पुनः सत्ता में आ गया तो निश्चित रूप से संविधान का वैसा रूप जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है शायद वो नहीं रहेगा, और कुछ ऐसा हो जाएगा जिसमें कि एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करने लगेंगे जिसमें कि सिर्फ बहुसंख्यकों को ही समझाया जाएगा सब कुछ, और उन्हीं के लिए सब कुछ होगा। इस तरह की धारणा बनी है, तो धारणा को लेकर ही सारा विवाद है, कहीं कोई तथ्य तो है नहीं। एक आध देखिए जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे भागवत हो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक हैं, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हीं दल के लोगों ने तो सांसदों ने जिस तरह की लगे हैं और विपक्ष भी उस तरीके से जुटा हुआ है, तो मुझे इस पर कोई दम नजर नहीं आता। लेकिन हाँ, ख्याल है जिस पे चर्चा हो रही है, जिसको तत्काल रोकने की चेष्टाएं की जा रही है, और दूसरों के तहत लाभ होगा इस बात से इसलिए इसको लगातार उठाए जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी संविधान में बदलाव इतना सहज तो है नहीं। हाँ, वो 400 से बात कही थी, और सब अगर वैसा कुछ होता है तो फिर तो वो ख्याल लागू हो सकता है, क्योंकि उन लोगों को रोका नहीं। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो रोकने का जो दायित्व होना चाहिए सत्ताधारी दल का होना चाहिए, गठबंधन का होना चाहिए, रोका नहीं गया, इसलिए ये हवा लगातार बढ़ती गई, और ये हवा रोकी जानी चाहिए, मेरा सा ख्याल है। तो शायद आगे बढ़ेगी तो विवाद बढ़ता ही रहेगा, और नागरिक जो है, जनमानस है, जो मतदाता है, वो कंफ्यूजन की स्थिति में इधर से उधर होने की बात करने लगेगा। जी वापस आऊंगा आपके पास में। राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है, ये तो हम सब जानते हैं कि बरका यानी कि मधुमक्खी का छत्ता, उसके नीचे खड़े होकर कोई पत्थर नहीं मार सकता।
और हर कोई कहेगा कि नहीं बटन नहीं मारना है और उसको कुरेदना जरूर है। आरक्षण से लगता है कि पूरा इलेक्शन एक तरह से डाइवर्ट हो गया। जो लोगों को उम्मीद थी कि शायद पक्ष के पास में बताने के लिए बहुत कुछ है, वो अपने विकास के एजेंडे पे चर्चा करेगा। विपक्ष अगर चाहे तो एक सार्थक रूप से एक चर्चा कर सकता था कि देखिए आपने ये नहीं किया, लेकिन मुद्दा तो कहां से कहां चले गए कि अगर आरक्षण जो है आपका उसको दे दिया जाएगा, आपके ये चीजें बांट दी जाएंगी, अलग अलग चीजों पे अलग अलग। ये नहीं लगता है कि इलेक्शन एकदम से ही डाइवर्ट हो गया और इसकी अपेक्षा भी नहीं और उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा होगा? देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल निश्चित रूप से ये आरक्षण का मुद्दा, अब जो 2 फेज के चुनाव हो चुके, उसके बाद तीसरे फेज से बड़ा एक गरमाया हुआ मुद्दा है। इसमें दोनों दल अपनी अपनी राजनीति खेल रहे हैं। तो पहले विरोधी दल जो भाजपा गैर भाजपाई दल थे, जिसमें कांग्रेस की अगुवाई में, उनका एक दावा था कि ये जो 400 सीटें ला रहे हैं ये इसलिए कि संविधान को बदल देंगे, संविधान बदलेंगे तो आरक्षण को खत्म कर देंगे। तो ये सब चीजें शुरुआत हुई कि जब भाजपा का एक कैंपेन जो चला 400 पार को लेके, वो बड़ा आक्रामक कैंपेन था। उससे विरोधी दल तो छिन्न-भिन्न से हो ही गए थे, उस समय उनको कुछ सूझ नहीं रहा था। तो उन्होंने एक ये जातीय आधार वाला मुद्दा आरक्षण को लेकर, कि जिसमें SC ST OBC ये बहुत बड़ा वर्ग होता है, करीब ये 60 से 65% मतदाता इसी वर्ग के हैं। तो उनके मन में एक बात बैठाने की उनकी एक राजनीतिक रणनीति थी कि ये साहब ये 400 ले आएंगे तो ये तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। तो इस तरीके से फिर इसके बाद भाजपा ने इसका जवाबी जो वो मुद्दा दिया, उन्होंने कांग्रेस के और उनके उस मुद्दे को उठाया कि ये तो साहब आरक्षण इसमें कटौती करके और मुस्लिम वर्ग को देना चाहते हैं। तो मुस्लिम वर्ग को धार्मिक आधार पे लिया है, गैर भाजपाई दल उसको जातीय आधार पे ले जाना चाह रहे थे। तो भाजपा ने पलटवार करते हुए उसको धार्मिक ध्रुवीकरण का रूप दिया। उनका ये कहना था कि ये कांग्रेस और इनकी नीतियां तो ऐसी हैं कि ये SC ST OBC का जो आरक्षण छीन कर मुस्लिम समुदाय को देना चाहते हैं। तो भाजपा की तो ये रणनीति रही होगी मेरे ख्याल से कि जो उसका कट्टर हिंदू समर्थक वोटर है वो कहीं ना कहीं इस रूप में उसकी तरफ आकर्षित हो। और दूसरी तरफ विरोधी दलों की ये कोशिश है कि भाजपा से उस वर्ग को पीछा छुड़ाया जाए, उसके खिलाफ किया जाए भाजपा के कि ये तुम्हारा आरक्षण खत्म कर देंगे। वो दोनों की अपनी अपनी सियासी चालें हैं। तो अब ये तो मतदाता तय करेगा किस पे क्या है। लेकिन इसमें कांग्रेस ने भी सफाई दी, लेकिन भाजपा ने उसके आंध्र प्रदेश कर्नाटक के उस मुद्दे को उठाया कि OBC का आरक्षण 5 और 6% वहां मुस्लिम समुदाय को दे दिया। और उससे पहले ही भाजपा ने अपनी एक जो आक्रामक रणनीति के तहत कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र करार दिया था। उसमें उनका ये कहना था कि इसमें ज्यादातर चीजें ऐसी हैं। भाजपा ने वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो उद्धरण भी कोट किया कि इस देश के संसाधनों में पहला हक अल्पसंख्यकों का, और वो भी खासकर मुस्लिम समुदाय का है। तो भाजपा ने उसको उठाया। तो ये सब चीजें जब मुद्दे उठने लगे, 80-20 की बात भाजपा ने की। भाजपा का तो देखो शुरू से ही एक वो रहा, हिंदुत्व की राजनीति वो करते आए हैं। वो सन 1952 जब से जनसंघ बना उसके बाद से आज तक, क्योंकि उन्होंने वो शुरू से ही कहते रहे कि हम 370 खत्म करेंगे, राम मंदिर बनाएंगे, 3 तलाक खत्म करेंगे, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। तो उनकी नीति तो स्पष्ट रूप से हिंदुत्ववादी राजनीति पे रही और वो उस पर चलते रही। अब उसकी काट के लिए विपक्षी दलों को क्या करना था, तो वो जातीय का मुद्दा लिया है भाजपा को घेरने के लिए कि ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं। 400 सीटों का क्या मतलब है वो उस रूप में। तो इसमें भाजपा को भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे आना पड़ा, उसको लोगों को समझाना पड़ा। जैसे प्रधानमंत्री और भाजपा के तमाम नेता और भाजपा का जो एक विचार संगठन है RSS, उसके प्रमुख को कहना पड़ा कि कोई आरक्षण खत्म नहीं हो सकता जब तक भेदभाव है, आरक्षण जारी रहेगा। और प्रधानमंत्री ने तो कल यहाँ तक कह दिया कि मेरे रहते हुए कोई मुस्लिम आरक्षण हो ही नहीं सकता। तो वो उनका एक जो आक्रामक रवैया था, वो एक जो अपना वोटर है, समर्थक वर्ग है, उसको एक लुभाने का प्रयास था। जी, ये माना जा सकता है कि बीजेपी का अपना एक एजेंडा है जिसमें वो चाहती है कि मुसलमानों को आड़ में लेकर के बहुसंख्यक वर्ग को साधने की कोशिश, क्योंकि और उसकी फसल हिंदुओं की ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे विभाजन के टाइम से हिंदू और मुसलमानों का एक ऐसा खेल खेला गया जो आज तक भी वो खाई जो है दूर नहीं हो पा रही, और पॉलिटिशियंस अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए इस खाई को और बढ़ाए जाते हैं।
तो ये लग सकता है कि, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से सुन रहा हूं कि बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कहा जाता है कि ये बीजेपी के नेताओं के मुंह से भी सुनता हूं कि हमारे रहते हुए मंगलसूत्र का बंटवारा नहीं हो सकता, आपकी संपत्ति का बंटवारा नहीं हो सकता। तो ये कुछ आपको लगता है कि सीधा एक मुसलमानों को बीच में लेकर के और बहुसंख्यक वर्ग को पूरी तरह से साधने की कोशिश की जा रही हो? क्योंकि बहुत सारे लोग भी होते हैं कि आज हिंदू और मुसलमानों के नाम पे तुरंत डाइवर्ट भी होते हैं। तो बीजेपी को लगता है कि एक ऐसा फर्टाइल मुद्दा है कि जिसके अंदर पानी डालते ही तुरंत फसल कटेगी। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से पिछले 10 साल की राजनीति हम देखें, सन 2014 से जब से बीजेपी एक पूर्ण बहुमत के साथ करीब 25 या 30 साल बाद कोई एक पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में बनी, वो एक बड़े आक्रामक उस मुद्दे पे बनी। फिर वो 5 साल का मोदी का शासन था, तो लोगों को कहीं ना कहीं वो शासन पसंद आया, तभी 2019 में उससे ज्यादा सीटें जनता ने, मतदाताओं ने भाजपा के सुपुर्द कर दी। तो भाजपा का तो एक ये मानना है कि जब तक वो हिंदुत्व की राजनीति पे आक्रामक रहेगी तो उसका समर्थक वर्ग उससे जुड़ा रहेगा और दूसरे लोगों को और जोड़ता रहेगा कि कहे हुए वादे जो उनके वादे थे, अब इसको चाहे कोई दूसरा पक्ष गलत माने, उन्होंने कहा 370 हटाएंगे, हटा दी, राम मंदिर बनाएंगे, वो बना दिया। तो उनकी तो एक अपनी आक्रामक शैली रही हिंदुत्व के प्रति, जो एक दक्षिणपंथी सोच थी, वो आज भी इस बात को खुलकर कहते हम तो ये करेंगे, हम कोई संसाधनों का बंटवारा करने ही नहीं देंगे, मुसलमानों को नहीं दे पाएंगे। लेकिन वो सबका साथ सबका विकास वो उस रूप में भी कहते रहे कि ये एक, लेकिन जहां तक विरोधी दलों का है जो धर्मनिरपेक्षता की आड़ में अपनी राजनीति करते रहे, तो भाजपा तो उन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही, अपीचमेंट का जो कितना खेल किया वो उसको मुद्दा बना के 2014 और 2019 में एक बड़े बहुमत से सत्ता में आई। वो उसी चीज को, उसी लाइन पर भाजपा अभी भी चल रही है जी। बिल्कुल। देखिए कई बार ये कहा जाता है कि इलेक्शन किस मोड़ पे जा रहा है। देखिए बीजेपी का हिडन एजेंडा नहीं है, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के समय समय पर इस तरह की बात के बयानबाजी होते रहे। प्रमोद जी आपके पास आऊंगा, लेकिन बात अब आरक्षण पे आकर के टिक गई है। आरक्षण, संविधान में संशोधन, संविधान खत्म करने की बात, तो कहीं ऐसा लगता है कि विपक्ष के हाथ में भी कितना बड़ा हथियार मिल गया है कि जिसमें बीजेपी को भी उसका तोड़ नहीं मिल रहा और डाइवर्ट करना पड़ा हिंदू और मुसलमानों पे इसको। देखो योगेंद्र जी, मेरा जहां तक आकलन है और जो बुद्धिजीवी वर्ग से बात हुई है, प्रथम चरण में जो 102 सीटों पर जो मतदान हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने की संभावनाएं व्यक्त कर दी गई। इनके पास ये बड़े इनके तंत्र होते हैं कि पता लग जाता है भाई क्या स्थिति है क्या नहीं है। आप ये देखें कि वो पहला चरण का चुनाव होते ही इनके बड़े जो लीडर हैं, बिग बॉस से लेके छोटे बॉस, सारे के सारे वो बिल्कुल सीधे एकदम हिंदुत्व मुसलमानों पे आ गए कि ज्यादा बच्चों वाले आपका संपत्ति छीन लेंगे, मंगलसूत्र, हनुमान, ये सारी। वो तो ये जो मुद्दा इन्होंने आरक्षण का, मैं आपके बताता हूँ कि आरक्षण का जो करा, ये 490 सीट 590 सीट है कर्नाटक में पीजी की, तो 150 सीट मुसलमानों को दे दी वहां। तो इनको वहां कांग्रेस की सरकार है और वो इनको एक मुद्दा बड़ा मिल गया वहां कि भाई जो 4% वहां आरक्षण है, ये 16% से ज्यादा क्यों दे दिया। कर्नाटक में कैटेगरी वाइज आरक्षण बटा हुआ है, 1A 2B A3 A3B इस तरह से, तो 16% से ऊपर ही आरक्षण जाता है। तो इन्होंने इसको मुद्दा बनाकर ये पूरी तरह से बीजेपी ने पेश किया कि धर्म के आधार पर दिया। राजनाथ सिंह जी बोले, अपने यूपी मुख्यमंत्री बोले कि धर्म पे आधार पर संविधान में कोई जगह ही नहीं है आरक्षण देने की। यहाँ तक कि आयोग ने वो रिपोर्ट ही मांग ली है कि आपने किस तरह से 150 सीटें मुस्लिम वर्ग को दे दी। भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती है। इस चुनाव में जितनी मुखर मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लीडर हुए, पहले शायद कम हुए, मेरा ऐसा लग रहा है अनुमान, क्योंकि इस चुनाव में उनको बड़ा डैमेज होता नजर आ रहा है। अब वो हिंदू मुस्लिम का चुनाव बनाने की स्थिति पैदा हो गई और उसमें आरक्षण को भी उन्होंने चला दिया। अब आप प्रधानमंत्री को देखें, उन्होंने बात की है कर्नाटक की, आंध्र प्रदेश की, आरक्षण की, उस एरिया की वहां बात कर रहे हैं। यहाँ चुनाव हो गए, खत्म यहाँ का मामला, वहां की बात हुई है सारी। तो ये जो किया गया है इसके पीछे सिर्फ मुझे तो ऐसा लगता है कि अनुमान की ये जो आरक्षण के माध्यम से मुस्लिम वर्ग, हिंदू मुस्लिम का स्थिति बनाने के लिए
ये आरक्षण का एक बड़ा सबूबा छोड़ा गया कि भाई 150 सीटें पीजी की दे दी कर्नाटक में। उस कर्नाटक को ही बना रहे हैं, बस कांग्रेस सरकार भी है वहां। वरना तो आप ये देखें, आरक्षण की अगर बात करें, मोहन भागवत को भी बोलना पड़ा कि लोग ये कहते हैं कि हम बंद कमरे में जाके आरक्षण खत्म होने की बात करते हैं। फिर उन्होंने सफाई दी कि हम तो ये बातें नहीं करते ये बंद कमरे में कि भाई आरक्षण खत्म हो। हम साफ सफाई देते कि भाई जो वर्ग जिसको आरक्षण मिल रहा है, अगर वो चाहता है कि आरक्षण मिले तो मिलता रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं। वो वर्ग नहीं चाहता तो मत कर। आपको तो लगता है इस वजह से आना पड़ा। 2015 में आपको ध्यान होगा कि बिहार इलेक्शन के ठीक पहले उन्होंने कहा था कि अब वक्त आ गया, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, जिसमें फिर उस पे नुकसान हुआ बीजेपी को। और वहां पे गठबंधन में लालू और नीतीश दोनों भाई उस समय चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि एक ही गुरु के चेले हैं, तो नुकसान हुआ इससे। और अब मुझे लगता है कि भागवत साहब को भी इसमें सफाई में देना पड़ा। और उस समय उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा जो बयान था उसको तोड़ मरोड़ करके मीडिया ने पेश किया। खैर, लेकिन जो भी था, लेकिन फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि आरक्षण का एक ऐसा जिन बोतल के बाहर निकल करके आ गया है। अब जो कहां कैसे समेटने में आएगा ये बड़ी बात है, लेकिन फिलहाल तो दोनों ही पक्ष और विपक्ष दोनों को एक ऐसा मुद्दा मिल गया जिसमें मंच से कहने को बहुत कुछ है, जिसको जैसे सुनाना हो सुना रहे हैं। अब भला किसका होगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है। ये दावा अगर ऑफ द रिकॉर्ड उनसे पूछे कि आप इनका भला कैसे कर देंगे, आज तक का रिकॉर्ड दे दीजिए कैसे भला किया है, तो जवाब किसी के पास में नहीं है। जो होना चाहिए था उतना भी किसी ने नहीं किया होगा। मैं ओम जी के पास में वापस जाना चाहूंगा। ओम जी, मतदाता को भी लगता है कि कोई सवाल पूछने का हक होना चाहिए। आजकल तो सोशल मीडिया है, पूछना चाहिए कि तुम लोग एक सामाजिक न्याय के ऐसे मुद्दे को सियासी मुद्दा बना दिया, और ये देखना चाहिए कि वास्तव में जिस सामाजिक न्याय की अवधारणा से आरक्षण लेकर के आए थे वो उसकी स्थिति क्या है, इसका स्टेटस क्या है। लेकिन लगता है कि कोई इतनी जहमत उठाएगा कि पूछा जा सके। देखिए, राजनेताओं के पास राजनेताओं की जिम्मेवारी है कि समाज के सभी अंगों को पता हो, सभी वर्गों को पता होना चाहिए कि किसके लिए क्या हो रहा है, संविधान क्या कहता है। मुश्किल ये है कि जो सांसद बने बैठे हैं, जो विधायक बने बैठे हैं, उनको इस अवधारणा का कोई ज्ञान नहीं है, और उसमें इन सब चीजों को वो वैसे ही बिगड़ सोचे समझे भूल जाते हैं। यही वजह है कि भागवत साहब को भी सफाई देनी पड़ी, अलग बात कहनी पड़ी, और उधर मोदी जी को भी अलग बात कहनी पड़ी, लेकिन मोदी जी फिर वापस वही बात बोल गए। इसका मतलब ये है कि ये कुल मिलाकर के सियासी तरीके से इन सब बातों को कह करके कैसे लाभ उठाया जा सकता है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। दरअसल भारतीय संविधान की रक्षा के लिए, भारतीय संविधान के साथ में अपने जुड़ाव के लिए राजनेताओं का खास तौर से मैं अब ये कहना चाहता हूं कि दक्षिण ये जो एनडीए और भाजपा का गठबंधन है, ये इस पे स्पष्ट रूप से कहता नहीं है। संघ जो एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन हुआ करता था, आजकल भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से घोषणे में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ में उनका जो ताल्लुक हो गया तो उतनी पाकिजगी रही नहीं। अब उनको उतना पवित्र नहीं समझा जाता जैसे पहले समझा जाता था। सारे ही समाज के सभी उनका सम्मान करते थे, अब नहीं करते। वजह यही है कि आप सामाजिक सांस्कृतिक के बजाय राजनीतिक ज्यादा हो रहे हो। राजनीतिक तो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है ना सारा सब कुछ। एक बात मैं कहना चाहूंगा ओम जी यहाँ पे आपसे, आपको लगता है कि वर्षों तक सामाजिक समरसता के नाम पर, धार्मिक सौहार्द के नाम पर कांग्रेस ने भी जो स्थितियां पैदा की, उससे कहीं ना कहीं बहुसंख्यक वर्ग को ये लगने लगा है कि चले सरकारों का तो सभी का हाल यही है, लेकिन कांग्रेस ने भी नाइंसाफी की, आज उसका खामियाजा उसको उठाना पड़ रहा है। ये बताइए कि 4 वर्ण है या नहीं, ये बताइए कि कौन सी आचार संहिता को आधार बना करके आप चर्चा करते हैं हिंदुओं की। जो नीचे जो रह रहे हैं दलितों का क्या हाल है, पेशाब आज भी किया जाता है ना मध्य प्रदेश के अंदर बैठ करके। तो ये सब चीजें, इसलिए गोल गोल करने से तो जैसे बिखेर करके जातियों को इकट्ठा किया गया बहुसंख्यकों के नाम पर, उसी तरीके से वापस लोग एकत्रित हो रहे हैं। और वो लोग जो जिनके पास में बुद्धि है, जो अपने ज्ञान का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, भारतीय संविधान का अध्ययन करने में उसकी तरफ से बोल सकते हैं, वो लोग ठीक से बोलते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन जिन लोगों ने अपना आधार यही बना रखा है कि हमारे साथ में तो सिर्फ इसी के माध्यम से सत्ता में बने रहने के लिए हम कुछ भी बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो बोला वो कपड़ों पहले बोला था कि कपड़ों से पता कर लेते हैं, फिर बोलने लगे कि ये जो पता नहीं क्या छीन लेंगे, कैसे छीन लेंगे, बाजरे के डब्बे में से पता नहीं क्या ले जाएंगे, एक्सरे करेंगे। तो ये भाषा मेरे को तो याद नहीं है कि पिछले 60 साल में जितने प्रधानमंत्री हुए उनके मुंह से कि कभी ऐसी भाषा सुनी हो। मैं आखिरी प्रधानमंत्री जिनको मैं सुन रहा हूँ
पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के तक इनके ऊपर लोग उत्साहित होते हैं, इनकी तारीफ करते हैं, तो लगता है कि क्या लोग पागल हो गए? फोरहेड कट रहा, आप थोड़े से जी जी बिल्कुल इसी फ्रेम में रहिए जी। तो ये लगता है कि क्या हो गया है लोगों को ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो साझा संस्कृति का सिलसिला रहा है, विभिन्नताओं में एकताओं वाला सिलसिला रहा है। संविधान के अंदर जो आरक्षण की अवधारणा बड़ी स्पष्ट है, किस तरीके से किसको मिलना चाहिए। हर बार संशोधन के साथ में 10 साल बढ़ा लिया जाता है, या फिर भी लोगों को जो उनकी जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सब मिलते नहीं है। तो उसके बाद में जातियों में इकट्ठे होकर के लोग आ रहे हैं। तो इसके लिए तो सियासी लोगों को सोचना चाहिए कि ये सिलसिला क्यों बन रहा है, भारतीय समाज एक तरीके से अलग तरीके से क्यों सोचने लगा है, और माइनॉरिटीज को जिस तरीके से कॉर्नर किया जा रहा है, ये तो हम देख रहे हैं ना साफ साफ, ये क्यों किया जा रहा है। जब हम साझा संस्कृति अलग करते थे, अब अलग करके बात करने की सिलसिले वोट की सब कैसे कर सकती है, ध्यान एक ही है। मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को पहले से रखा और उनको लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे कभी भी उठाया जा सकता है, और हिडन एजेंडा नहीं है, लेकिन हाँ फ्रंट में लेकर के आते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो कहा कि कांग्रेस ने भी हालात ऐसे ही पैदा किए कि कभी भी, राजस्थान का उन्होंने उदाहरण दिया कि कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री ने कभी भी होली और दिवाली के लिए मुख्यमंत्री निवास के गेट नहीं खोले कि आइए आप इसके लिए अपन रामासामा करते हैं, लेकिन रोजा इफ्तार की दावत हर बार होती थी। तो आपको लगता है कि बीजेपी को कुछ अवसर कांग्रेस ने खुद नहीं बना करके दिए? देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से कांग्रेस ने ही मतलब जो अपनी नीतियों के हिसाब से कहीं ना कहीं बहुसंख्यक वर्ग को एक एकजुट होने का मौका दिया, और उसका पूरा मौके का फायदा भाजपा ने उठाया। मैं आपको 2014 में ले जाता हूं, जब कांग्रेस बुरी तरह हारी, जहां उनकी 50 से कम सीटें आई और भाजपा बहुत बहुमत से आई। कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई, ए.के. एंटनी कमेटी बनाई, जो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और उनसे हार के कारणों पर उन्होंने समीक्षा की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा था कि हम बहुत अधिक तुष्टीकरण करने लगे, इससे बहुसंख्यक वर्ग को एक मौका मिला, उसको कहीं ना कहीं अपनी वो जो चीजें वो आहत होती नजर आई, और उसका फायदा भाजपा उठा ले गई। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो इतना 60 साल से कांग्रेस शासन में रही, वो अल्पसंख्यकों की दशा सुधार नहीं पाई, उसमें नेतृत्व विकसित नहीं कर पाई। अब आज की स्थिति में आप देखिए, कांग्रेस मुस्लिम वर्ग के साथ वही नीति अपना रही है जो भाजपा अपना रही है। भाजपा तो कहीं टिकट देती नहीं है मुस्लिम समुदाय के लोगों को, इस बार कांग्रेस ने भी वही किया। राजस्थान में पहली बार एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं देना, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पे भी असर पड़ रहा है उसका कि मुस्लिम उम्मीदवारों से दूरी बनाओ। राजस्थान छोड़ आप देखिए महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में भी, जहां मुख्यमंत्री भी मुस्लिम रहे, राजस्थान में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस ने अब मतलब पीछा छुड़ाना शुरू कर दिया कि मुस्लिम को तो उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। कहीं जाट को, जैसे जाट और मुस्लिम जो आबादी है राजस्थान में, उसमें 2 या 3% का ही फर्क है, लेकिन जाट एक ताकतवर कम्युनिटी है, एक दबाव की राजनीति जानती है, तो कांग्रेस ने उनके 8 उम्मीदवार उतार दिए। मेरी कई मुस्लिम नेताओं से बातचीत, उन्होंने कहा था वो तो क्या करें, भाजपा ने ऐसी नीतियां बना दी और कांग्रेस भी अब उसके पीछे चल रही है। उसकी तरह हमारे किसी नुमाइंदे को कहीं टिकट ही नहीं दे रही, महाराष्ट्र में नहीं दे रही। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, समाजवादी पार्टी तो जो मुस्लिम यादव समीकरण माई पे चलती थी, उसने वहां पिछली बार के मुकाबले आधे मुस्लिम कैंडिडेट उतारे। मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने के बाद उनके टिकट वापस ले लिए और हिंदुओं को टिकट दिए। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा नीति अपना रही है वही ये दूसरे दल अपना रहे हैं, उसके पिछलग्गू बन रहे हैं। क्या जब पार्टी हारती है हार जाए, जहां मुस्लिम वर्ग का एक उन्नति की बात करती है कांग्रेस या कोई दूसरा दल, तो उसको मुस्लिम को नुमाइंदगी देनी चाहिए थी। बहुत सी सीटों पे, जैसे जयपुर जैसी सीट पे 3-3, 4-4 लाख की मुस्लिम पॉपुलेशन है, आबादी है, कोटा में है, जोधपुर में है, और शेखावाटी बेल्ट में कायम खानियों की है, पर टिकट नहीं दे रहे क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम हार जाएंगे, कि भाजपा इसका लाभ उठाए। भाजपा तो देती नहीं है, उनका तो खुला खेल है इस मामले में। अब इस पे राजनीतिक से बाज नहीं आना चाहता और पीछे भी नहीं हटना चाहता है, क्योंकि दोनों ही तरफ से इस मुद्दे को बुलाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। प्रमोद जी, आखिरी सवाल है आपसे मेरा एक, अब लगता क्या है कि ये लंबा चलेगा मुद्दा या फिर नए मुद्दे तक यही घटनाक्रम चलता रहेगा? देखो, चुनाव तक तो ये आरक्षण का मुद्दा चलना ही है, क्योंकि आज तक आप देखें कि जो आरक्षण का लाभ है सियासी दलों ने उठाया है वोट की उसमें,
नहीं तो आप इसका आकलन कर लें, आपकी गली के बाहर जो कोई जूते काटने वाला बैठता है, उसका दादा, उसका फिर उसके बाद उसका बाप आ गया होगा, उसका पोता पड़पोता बैठा होगा। तो जो मेन आदमी है जिसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, उन तक आरक्षण का कोई मतलब नहीं है, ना पहुंच रहा है। बस सियासी दल अपनी रोटी सेक ले, और जो तो पढ़े लिखे हैं, जो थोड़ा बहुत संविधान को पढ़ लेते हैं, ओम जी भाई साहब जो कह रहे थे, वो उसका आरक्षण का अपना लाभ उठा लेते हैं पूरी तरह से। अब इनने ये मुद्दा उठाया है, और इसमें तो सीधा से देखो साफ झलक रहा है, ये तो हिंदू मुस्लिम करने का खेल किया जा रहा है। और साफ बोल रहे हैं कि वो SC ST OBC का आरक्षण छीनकर, एक प्रधानमंत्री देश का ये बोल रहा है कि छीनकर ये उसको दे देंगे मुस्लिमों को, सीधा ही अमित शाह बोल रहे हैं। और सीधा उसका उदाहरण दे रहे हैं कर्नाटक की 150 सीटों का, ये देख लो, ये दे दिया 590 में से 150 PG की सीटें। और बाबा जी बोल रहे हैं यूपी के, चारों तरफ से हमले हो रहे हैं ये सारे। तो मुझको तो नहीं लगता कि अभी ये बंद होगा, लेकिन हाँ चुनाव में शपथ लेने के बाद ये मामला गायब हो जाएगा। फिर जो कांग्रेस का भी नहीं बोलेगा कि OBC के कोई IAS नहीं है, या 9 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, और ये भी नहीं बोलेंगे सरकार बनने के बाद, फिर 3 साल बाद याद आएगी। फिर तो खुद को देखना होगा कि महज एक सियासी मुद्दा है, इसमें ना किसी को अति उत्साहित होने की आवश्यकता है, ना ही किसी को डिप्रेशन होने की आवश्यकता है कि मेरे आरक्षण का क्या होगा वही। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये बरका छत्ता, इसमें कोई पत्थर नहीं मारेगा उसके नीचे खड़ा होकर के, और इस चुनाव तक ये मुद्दा रहेगा। उसके बाद में पता भी नहीं होगा कि मैंने किस मन से क्या कह डाला था, खुद को भी पता नहीं होगा। हर राजनीतिक दल की स्थिति यही होती है, एक फेजेज में चीजों को लेते हैं, चुनाव गया और उसके बाद में गायब सब कुछ। खैर चले, लेकिन मुझे लगता है कि वाकई एजेंडे ऐसे होने चाहिए जो विकास को आधार बना सके और विकास को लेकर के चर्चा हो सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।